गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 17 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2025? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? हु रिसेंटली इनोग्रेटेड द कालीघाट स्काई वॉक इन वेस्ट बंगाल? आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गज सिंह। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की? हु वोन ए डिसाइसिव विक्ट्री इन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इक्वाडोर? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बेट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैट इकोमोन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु यानी कि IIHS। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु, इट मीन्स IIHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री एकेमी अभ्यास 2025 का कहाँ आयोजन किया गया? वेयर वाज द अफ्रीका इंडिया मेजर मैरीटाइम एकेमी एक्सरसाइज 2025 हेल्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तंजानिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही क्यासनूर वन रोग यानी KFD किस प्रकार की बीमारी है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, इट मीन्स KFD रिसेंटली इन द न्यूज इज विच टाइप ऑफ डिजीज? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायरल रक्तस्रावी रोग, इट मीन्स वायरल होमरहेजिक डिजीज। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW प्रणाली विकसित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। इंग्लिश में हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? वेन वाज नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, इट मीन्स 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव वर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाबिसुबा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई? वेयर आर महाबिसुबा संक्रांति एंड पना संक्रांति सेलिब्रेटेड एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर? आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा Q शील्ड। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम है? हु वॉज अमॉन्ग द सेलिब्रिटीज अब्रॉड द ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट द फर्स्ट ऑल फीमेल टूरिस्ट टीम टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन ऑन अप्रैल 14, 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैटी पेरी, और वह ऐसा करने वाली पहली गायिका भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका आंसर होगा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट, इट मीन्स विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विजिंजम पोर्ट भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल है। विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह मुख्य रूप से क्रूज टर्मिनल, लिक्विड बल्क
बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनलों की सुविधा से युक्त है, जिसे ट्रांसशिपमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल-पी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व हस्तांतरण ढांचे के अनुसार प्रबंधित घटक शामिल हैं। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। यह जो है पोर्ट फ्रेंड्स कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, जिससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाएगी। प्राकृतिक गहराई जो है 18 मीटर से अधिक है, जिसे आगे जो है 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, इस गहराई के चलते है यह जो है बंदरगाह पर्याप्त कार्गो क्षमता वाले बड़े जहाजों और मुख्य जहाजों को समायोजित करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी कि CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इट मीन CPF विथ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, मॉरिशस। तो मॉरिशस इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इट मीन CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। मॉरिशस इस रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व स्तर पर चौथा देश है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद चौथा देश बना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुजरात के नर्मदा में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नर्मदा गुजरात? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, डॉक्टर S जयशंकर। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने MP लेड योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुजरात से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर S जयशंकर ने आगर में LDR यानी कि श्रम, प्रसव और रिकवरी परिसर की आधारशिला रखी है। जयशंकर ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे डिड हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 78th, इट मीन्स 78वां। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, कला और परंपराओं का जश्न है। प्रदेश का निर्माण 15 अप्रैल 1971 ईस्वी को हुआ था। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता और विशिष्ट संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री में इस साल की जनवरी से मार्च अवधि के दौरान साधारण पर कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? व्हाट परसेंटेज ग्रोथ हैज़ बीन विटनेस्ड इन द सेल्स ऑफ लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट इन इंडिया ऑन ईयरली बेसिस ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च पीरियड ऑफ दिस ईयर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए 28%, इट मीन्स 28%। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत के शीर्ष 7 शहरों में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की बिक्री में इस साल जनवरी से मार्च अवधि के दौरान सालाना आधार पर 28% की बढ़त देखने को मिली है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। रियल एस्टेट कंसल्टेंट CBRE साउथ एशिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 की पहली तिमाही में 4 करोड़ से अधिक कीमत वाले लग्जरी सेगमेंट में 1930 यूनिट्स की बिक्री हुई। अब देखिए, हार्ड एंड सेगमेंट की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 27% और मिड एंड सेगमेंट की हिस्सेदारी में 25% रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है? इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ हाउ मेनी बिलियन डॉलर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी यानी 820 अरब डॉलर, इट मीन्स 820 बिलियन डॉलर। डिटेल्स देखते फ्रेंड्स। वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में अप्रैल से मार्च 2024-25 के दौरान 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली वित्त वर्ष के 778.13 बिलियन डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड 820.93 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह जो है फ्रेंड्स
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार रिपोर्टेड अवधि के दौरान देश की कुल निर्यात 820.93 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि कुल आयात 915.19 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पे भी व्यापार घाटा दिखलाया जा रहा है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में व्यापारिक निर्यात 437.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें गैर पेट्रोलियम निर्यात साल दर साल 6% बढ़कर 374.08 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी अवधि के दौरान व्यापारिक आयात 720.24 बिलियन डॉलर था। इस अवधि के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा लगभग 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन अप्रैल 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की 135वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे लॉन्च किया है। अब देखिए, यह पोर्टल धरनी पोर्टल की जगह लेगा, जिसे पिछली बीआरएस सरकार ने 2 नवंबर 2020 को कृषि भूमि पंजीकरण के लिए पेश किया था। भू भारती को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत 4 मंडलों खम्मम, मुलुगु, कोडंगल और कामारेड्डी में पायलट के तौर पर हुई थी। यह पोर्टल तेलंगाना भू भारती यानी भूमि में अधिकारों का रिकॉर्ड अधिनियम 2025 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा इसका आंसर, हरियाणा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। नई इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो पुराने प्लांट की तुलना में कम कोयले का उपयोग करता है और कम कार्बन उत्सर्जन करता है। देखिए, इनका नाम दीनबंधु छोटूराम के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इसका संचालन हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPGCL द्वारा किया जाता है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ए न्यू सॉफ्टवेयर टूल द स्टेलर मॉडल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। इट मीन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA ने मांग प्रतिक्रिया के साथ बिजली उत्पादन, पारेषण और भंडारण की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल लॉन्च किया है। स्टेलर का मतलब है अत्याधुनिक, पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल। ठीक है, यह भारतीय राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कम को बिजली मंत्रालय के जून 2023 के दिशा निर्देशों के अनुसार संसाधन पर्याप्तता योजनाएं बनाने में मदद करता है। मॉडल बिजली संसाधनों की स्मार्ट प्लानिंग के जरिए भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, और यह मांग प्रतिक्रिया के साथ साथ एकीकृत योजना का भी समर्थन करता है और बदलती वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह टूल पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और CEA के मार्गदर्शन में भारत में बनाया गया है। ठीक है, यह सभी राज्यों और डिस्कॉम के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसे द लाताऊं ग्रुप यानी TLG और एशियाई विकास बैंक यानी ADB के समर्थन से विकसित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, यिम खियुंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द यिम खियुंग ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, नागालैंड। अब देखिए, यह क्यों अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए, यिम खियुंग जनजातीय परिषद यानी YTC ने हाल ही में भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रेजिम यानी FMR को हटाने के लिए नागालैंड के पुंगरो टाउन में विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, यिम खियुंग जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी नागालैंड के किफिरे जिले और म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में रहती है। उनके गांव कुलों पर आधारित है और वे मौखिक इतिहास, त्योहारों और सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व की एक मजबूत परंपरा का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यिम खियुंग लोगों को विभाजित करती है, परिवारों और पैतृक भूमि को अलग करती है, जिसे वे एक मानते हैं। सिनो तिब्बती परिवार का वो हिस्सा है। यिम खियुंग भाषा लगभग 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तुसुंग कामनो उनका सबसे महत्वपूर्ण फसल कटाई के बाद का त्यौहार है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इट मीन्स IMF, इन इंग्लिश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट मीन्स IMF। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF ने अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि उच्च भू राजनीतिक जोखिम वैश्विक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाले संघर्षों, साइबर हमलों और संसाधनों के प्रतिस्पर्धा जैसे खतरों को उजागर किया है। ठीक है, वैश्विक शक्ति, नए व्यापार गठबंधन और निवेश केंद्रों में बदलाव पारंपरिक आर्थिक गतिशीलता को बदल रहे हैं। वैश्विक कर प्रणाली खंडित हो रही है क्योंकि कुछ देश न्यूनतम वैश्विक कर अपना रहे हैं जबकि अन्य साझा कर नियमों से दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। उसके अलावा उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि वृद्ध आबादी, कम जन्म दर, सांस्कृतिक तनाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एकीकरण जैसी कार्यबल चुनौतियां भी अर्थव्यवस्थाओं और श्रम बाजारों पर दबाव डाल रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। अप्रैल और अक्टूबर में साल में 2 बार यह प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है। उभरते बाजार, वित्तपोषण सहित वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बाजारों का यह आकलन प्रदान करती है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इट मीन्स IMF की स्थापना जो है जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका हेड ऑफिस इट मीन्स मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंग्लिश में देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट SC क्लासिफिकेशन एक्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C, तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना अनुसूचित जनजाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया, जिससे वह अनुसूचित जातियों यानी SC के उपवर्गीकरण का कार्यान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह क्रियान्वयन पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में वर्ष 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी ST को उपवर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की गई थी। ठीक है, तेलंगाना में अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यह उपवर्गीकरण राज्य में मौजूदा 15% अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कहां पर वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेयर वाज द ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A, दुबई। तो दुबई में जो है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिटेल्स देख लेते। देखिए, इस सम्मेलन का जो है थीम है फ्रेंड्स, एक ग्रह एक आवाज़, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति। डिटेल्स देखते हैं इसका। विश्व का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 12 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा शांति चार्टर मानवता के लिए एक प्रेम पत्र की घोषणा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि सच्ची शांति तभी पनप सकती है जब वह निष्पक्षता, खुले संवाद और न्याय, प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण से निर्देशित हो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राजसी विरासत माने जाने वाले कौन सा हीरा पहली बार नीलाम होने जा रहा है? विच डायमंड कंसिडर्ड टू बी इंडियाज रॉयल हेरिटेज इज गोइंग टू बी ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, गोलकुंडा ब्लू। गोलकुंडा ब्लू। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, 23.24 कैरेट के नीले रंग के गोलकुंडा ब्लू हीरे की बोली 14 मई 2025 को जिनेवा में लगने वाली है। इसकी अनुमानित कीमत 35 से 40 मिलियन डॉलर यानी करीब 300 से 430 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसकी नीलामी क्रिस्टी कंपनी करेगी। आज के तेलंगाना के गोलकुंडा रियासत से निकाले गए इस हीरे के मूल मालिक इंदौर के महाराज यशवंत राव होलकर द्वितीय थे। 1923 ईस्वी में महाराजा के पिता ने इसे एक ब्रेसलेट में लगवाकर उन्हें दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी, हाउ मेनी % ऑफ पीपल इन इंडिया सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी यानी कि 20%, इट मीन्स 20%। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति विटामिन डी की कमी से पीड़ित है और यह सभी आयु समूहों और क्षेत्रों में व्याप्त है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद यानी ICRIER की एक रिपोर्ट में भारत में बिगड़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट विटामिन डी की कमी पर चिंता जताई है। 5 में से 1 भारतीय इससे प्रभावित है। थिंक टैंक ने इसे मूक महामारी के रूप में वर्णित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान, मूल्य निर्धारण सुधार, खाद्य सुदृढ़ीकरण और बेहतर निदान की मांग की है। खाद्य सुदृढ़ीकरण और बेहतर निदान की मांग की है। ठीक है। शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में विटामिन डी की कमी को दूर करने का रोड मैप बताया गया है। यह कमी सभी आयु समूहों और व्यवसायों को प्रभावित करती है। बच्चों और बाहरी कामगारों से लेकर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तक 0 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में 46% रिकेट से पीड़ित थे, जबकि 80 से 90% बुजुर्गों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा था, जिससे फ्रैक्चर और दीर्घकालिक विकलांगता की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? हड्डियों की बीमारी। ठीक है, रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके हम अभी चर्चा कर रहे थे। अब देखिए आगे रिपोर्ट में क्या कहा गया। यह कमी पूर्वी भारत में सबसे गंभीर थी, जहां लगभग 39% आबादी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं था। अब देखिए ICRIER की रिपोर्ट में सरकार से आग्रह किया गया है कि विटामिन डी की खुराक पर GST कम करें। दूसरा बोला गया है कि परीक्षण कीटों और पूरकों पर आयात शुल्क 10% से घटाकर 5% किया जाए। D2 यानी पौधा आधारित और D3 पशु आधारित दोनों फार्मूलेशन को मूल्य विनियमन के अंतर्गत लाया जाए। और इसके साथ ही यह भी कहा गया कम लागत वाले परीक्षण समाधानों के लिए घरेलू अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। खाद्य पदार्थों को दूध और तेल के अलावा गेहूं और चावल जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों तक भी सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। फ्रेंड्स धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।